हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर। भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक किया नियुक्त। 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने असम का किया दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने कार्य किसानों के लिए किए, उतना कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। हरियाणा में विधायक बनने के बाद राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। पानीपत की इसराना विधानसभा से लड़ा था चुनाव। और आरबीआई के गवर्नर ने नई दिल्ली में आयोजित RBI@90 उच्च स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत ने एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की विकसित। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। 17 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। समारोह की जानकारी देते हुए भाजपा नेता व पूर्व सांसद संजय भाटिया ने बताया कि खास नेताओं से लेकर आम आदमी भी इस समारोह का साक्षी बनेंगे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हरियाणा वासियों के लिए ये ऐतिहासिक पल है, क्योंकि तीसरी बार प्रदेश में 36 बिरादरी की सरकार बनी है। कार्यक्रम होते होते तक कितनी और बढ़ेंगी, और ऐसे हजारों व्हीकल जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो भी आएंगे। वो भी हमने लगभग 6000 कारों की व्यवस्था की, पार्किंग की व्यवस्था की है। जैसे जैसा फीडबैक आ रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जितने लोग इस पंडाल में आ पाए और जितने बाहर रहे और जितने अपने अपने घरों में भी रहे, आज सबके मन में एक बड़ी खुशी है कि एक ऐतिहासिक पल है कि सबको लग रहा है कि ये हमारी सरकार बन गई। 36 बरादरी को लग रहा है कि हमारी सरकार बन गई। हरियाणा के भाईचारे को लग रहा है कि हमने सच की जीत की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब काफी लोगों का 30-35 का तो मैसेज भी आया हुआ है। तो एनडीए के भी नेता, एनडीए के मुख्यमंत्री भी, डिप्टी सीएम, वो भी आ सकते हैं। ईवीएम को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने में किसानों की बड़ी भूमिका है। किसानों का तो कितना भ्रम बना दिया था इन्होंने पूरे देश भर में। देश में नहीं, मैं आपको बताऊं, दुनिया का और इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाना शुरू हो गया था कि हिंदुस्तान के किसान हो गए। यार, ये हरियाणा की सरकार बिना किसानों के बन सकती है? ये राजनीतिक रूप से जो इकाई दहाई की भी जिसको जानकारी नहीं, वो भी कह सकता है कि हरियाणा की सरकार बिना किसानों के बन नहीं सकती। मैं 100% कहता हूं, किसानों ने ये सरकार हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। वहीं आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी 17 अक्टूबर को पंचकूला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह व जेपी नड्डा सहित अनेक गणमान्य इस विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। पूरे हरियाणा वासियों में कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हरियाणा में भाजपा को सभी वर्गों का आशीर्वाद मिला है और भारत को विदेशों की धरती पर बदनाम करने वालों को करारा जवाब मिला है। केंद्रीय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित पार्टी के सभी बड़े नेता इस ऐतिहासिक क्षणों को साक्षी करने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे और एक बड़ा जोश का, बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। भारत को विदेश की धरती पर बदनाम करने वाले, कभी एससी का आरक्षण छीनने की घोषणा करने वालों को हरियाणा की जनता ने करारा जवाब दिया है।
हरियाणा की जनता ने पर्ची व खर्ची वाली सरकार ना आए, ईमानदार सरकार आए, इसके लिए वोट किया है। और मैं जनता के हर वर्ग का, हर नागरिक का, हर वोटर का धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इनकी मौजूदगी में 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। इसके बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा पहले ही कर चुकी है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकूला में होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। उधर पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज असम के प्रसिद्ध मंदिर मां कामाख्या देवी के मंदिर में माथा टेका। बाद में उन्होंने कहा कि वो चुनाव से पहले भी यहां मां कामाख्या का आशीर्वाद लेने आए थे और आज चुनाव जीतने के बाद फिर से मां के चरणों में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने मां कामाख्या से हरियाणा के उज्जवल भविष्य की कामना की है, ताकि हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने एक विशेष क्षेत्रवाद की राजनीति को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामूहिक वर्ग के लिए बनाई गई नीतियों पर विश्वास जताया है। 16 अक्टूबर को होने वाले विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के पद का चयन किया जाएगा। पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो विकास की एक नई गति चली है, जो भेदभाव हरियाणा के साथ बरता जाता था क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर, परिवारवाद के नाम के ऊपर, और जिस प्रकार से युवाओं की अनदेखी होती थी, ये सरकार मजबूती से हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स, उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। किसानों के हित को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना कार्य किया, उतना कांग्रेस 7 पीढ़ी तक सोच भी नहीं सकती। ये बात गुवाहाटी में हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही। हरियाणा में जीत का परचम लहराकर असम पहुंचे नायब सिंह सैनी आज पार्टी कार्यालय में पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में किसान, जवान और पहलवान के नाम पर जमकर दुष्प्रचार अभियान चलाया। वो चुनाव में हिसाब मांगते घूम रहे थे। जब हमने उनसे कांग्रेस के 10 साल पर प्रश्न पूछे तो एक भी उत्तर नहीं दे पाए। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को धराशायी कर दिया। भाजपा सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। आज सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने प्रदेश में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर वर्ग के लिए बनी नीतियों को देते हुए कहा कि हरियाणा में पीएम की नीतियों पर विश्वास के चलते हरियाणा में नॉट आउट सरकार बन रही है। मोदी जी ने किया है, मैं इस बात के लिए बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 7 पीढ़ियों तक भी उतना सोच नहीं सकती जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे हरियाणा के अंदर इन्होंने एक मूवमेंट और छेड़ दिया, क्योंकि हमारे हरियाणा के जो जवान हैं, लगभग आर्मी के अंदर हर घर से आपको जवान वहां पर मिलेगा, और घर घर जाकर के लोगों ने कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाया। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। उन नीतियों को, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी नीतियां जो चलाई हैं जिसके कारण नॉट आउट, एक बार सरकार बनी, लगातार सरकार बन रही है, नॉट आउट हरियाणा के अंदर। 2014 में हम पहली बार सत्ता में आए, फिर 2019 के अंदर आए, अब 2024 के अंदर भी ये सारा का सारा श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है।
हरियाणा में विधायक बनने के बाद राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा सदस्य रहते हुए भाजपा की टिकट पर पानीपत की इसराना विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। कृष्ण लाल पंवार ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और इस्तीफे की पेशकश की। कृष्ण लाल पंवार थर्मल बॉयलर से सेवानिवृत्त होकर राजनीति में आए थे। वो 2014 में भाजपा सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इनेलो में राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर चुका है। इस अवसंरचना ने उच्च गुणवत्ता के डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश अब विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण जीवन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बन चुका है। यहां 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। नई दिल्ली में आज RBI@90 उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक डिजिटल क्रांति में प्रवेश करने और उसे सुधारने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत के अनुभव का लाभ अन्य देश उठा सकते हैं। डिजिटल मुद्रा के प्रयोग पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीमा पार निर्बाध भुगतान करने की संभावना रखती है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने थोक बिक्री और खुदरा CBDC दोनों का शुभारंभ किया है। मानकों और अंतर संचालन नियता का सामंजस्य सीमा पार भुगतान में CBDC के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह प्रणाली क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी गंभीर वित्तीय स्थिरता चिंताओं पर काबू पाने में भी सहायक होगी। Is more of a recent vintage. There is growing opinion today that low for long policies practiced during the GFC and again during the pandemic, apart from providing support to the real economy, also produced exuberant financial asset prices that have come back to haunt central banks in their role as guardians of financial stability. Amidst ultra-low interest rates and superabundant liquidity, leveraging and risk-taking were celebrated as if there is no tomorrow. Consequently, when central banks were confronted with inflation surges in 2022, वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से मिलने वाली चुनौतियों को लेकर उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर हमलों और डेटा सेंधमारी के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता जैसी नई चुनौतियां पेश कर रहा है। उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इन जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त जोखिम निवारण उपाय करने को भी कहा है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर जिक्र करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की हकीकत अब जनता के सामने आ गई है। उन्होंने किसान आंदोलन को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित और पोषित होने का आरोप भी लगाया। आया है, इसने फिर कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी। अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चंडूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब मुझे लगता है कांग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। इससे पहले कल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमने किसान आंदोलन से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा बनाई, जिसका वे चुनाव में फायदा नहीं उठा सकी। वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता। कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो कांग्रेस नजदीक लगा के फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए।
किसान विभाग द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। पलवल जिले के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि कृषि विभाग की टीमें गांवों में जाकर किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित कर रही हैं। किसान धान की फसल की कटाई के बाद फसल अवशेष न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। वहीं फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आधुनिक कृषि के तकनीकी युग में अब फसल अवशेष कमाई का साधन है और बहुत से किसान अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे में किसान फसल अवशेष प्रबंधन करके अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जो भी फसल का अवशेष बचता है उसमें आग न लगाकर उसको अपने खेत में इन-सीटू और एक्स-सीटू किसी भी माध्यम से मैनेजमेंट करें, उसका प्रबंधन करें। इसके लिए सरकार हर किसान को उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, 1000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दे रही है। जो भी किसान मेरी फसल मेरा व्यापार पंजीकृत है वो अपना इन-सीटू एक्स-सीटू मैनेजमेंट करते हुए अपनी फसल का मैनेजमेंट के लिए प्रबंधन करे और उस प्रबंधन के आधार पर जो भी रकबा होगा उसका प्रति एकड़ 1000 रुपये के हिसाब से लाभ मिलेगा। यदि किसान प्रबंधन नहीं करता है और खेत में आग लगाता है, उस परिस्थिति में सरकार की ओर से आदेश है, उसके चालान काटे जाएंगे। वहीं किसानों ने कहा कि धान के अवशेषों को जलाने की बजाय उचित प्रबंध करना चाहिए। सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जोत देना चाहिए और खेत में इसमें मिला देना चाहिए। इससे गेहूं की भी उपज बढ़ेगी, खेत में खाद लगेगा और जो ये पर्यावरण दूषित होता है इससे भी बचाव मिलेगा। धान की कटाई के बाद पराली के जो अवशेष बच जाते हैं उन्हें हमें जलाने की बजाय उनमें पानी लगा के खेत में और उसको जोत देना चाहिए, जिससे कि फसल का उत्पादन बढ़े और पैदावार भी अच्छी हो। सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। हम हर बार पराली को नहीं जलाते और रूटर वेटर से भर के पानी को से डाल देते हैं और उससे बहुत फायदा है और सब भाई इसी काम को करें। सिरसा जिला में इस वर्ष 3.5 लाख एकड़ में धान की बिजाई की गई है। पिछले वर्ष से इस वर्ष ज्यादा बिजाई धान की हुई है। इस खरीफ सीजन में कुल 70 लाख क्विंटल पराली का उत्पादन होगा, जिसमें 30 लाख क्विंटल पराली को खेतों में मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह 40 लाख क्विंटल पराली का निस्तारण गांठे बनाकर किया जाएगा। इसके लिए सिरसा में 7 नई यूनिट लगाई गई हैं, जो अच्छे से कार्य कर रहे हैं। सभी विभागीय प्रबंधों के बावजूद सिरसा में अब तक हरसेक के माध्यम से 7 लोकेशन आगजनी की मिली हैं। 2 स्थानों पर आगजनी मिलने पर दोनों किसानों पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पराली प्रबंधन को लेकर गांव-गांव में जागरूकता के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो घर जाकर परिवारजनों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बता सकें। इसके लिए सरपंचों व पटवारियों की विशेष जिम्मेवारी लगाई गई है। विलेज लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, ब्लॉक लेवल टीमें गठित कर दी गई हैं। कमेटी द्वारा गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जो धान की पराली से होने वाले नुकसानों के बारे में किसानों को जागृत किया जा रहा है। इसके अलावा जो विभाग द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं कि जो किसान धान की पराली नहीं जलाएगा उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव दिया जाएगा और जो ग्राम पंचायत येलो से ग्रीन लेवल पे आएगी या पराली की घटना जीरो होगी उसको 50,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा और जो ग्राम पंचायत रेड गांव से ग्रीन गांव की तरफ आएगी और उस गांव में AFL या आगजनी की घटना नहीं होगी उसको 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देकर अवार्डेड किया जाएगा। फतेहाबाद की अनाज मंडियों में उप मंडलाधीश जगदीश चंद्र ने धान खरीद व उठान कार्यों के प्रबंधों का जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडी में किसानों को फसल बिक्री के समय कोई असुविधा ना हो और उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। साथ ही खरीद एजेंसियों व मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे फसल खरीद में किसी प्रकार की कोताही ना बरतें। फसल की नमी की मात्रा को नियम अनुसार चेक कर खरीद करें।
एसडीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान फसल को अच्छी तरह सुखाकर मंडियों में लाएं ताकि उन्हें फसल बिक्री में कोई परेशानी ना हो और वे फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। वो हमारे 15 परचेज सेंटर है, इसके अलावा मेन मंडी के अलावा तो वहाँ पे सारी सुविधाएं अपने जो मार्केट कमेटी के जो सचिव है इन्होंने करवा दी गई है। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको ठीक करवाएं। जो मिलर है उनको एजेंसी वगैरह या अलॉट कर दिए गए हैं तो भी वहाँ पे अभी जो पैडी जाना शुरू हो जाएगी। दूसरा रही बात, आपने ये कहा कि किसी भी मिल के अंदर अगर पैडी पहले ही है तो अभी कल डीएमयू साहब आए तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने चेक कराया तो उनके रिपोर्ट में तो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। एक किसी मिल के अंदर मिले थी, वो हमारे इन्होंने सचिव साहब ने चेक करके और उनको फाइन लगाया। अब तक इसके अंदर आगे 70,000 क्विंटल की अराइवल हो गई है और 19,000 क्विंटल इसमें अभी परचेज होता है। आज भी परचेज होने लग रही। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक राजेश सिहाग ने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान के अवशेषों को जलाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए किसान पराली का उचित प्रबंध करके आमदनी भी कमा सकते हैं। उसको बचाएं। उसको बचाने का केवल एक ही तरीका है कि आप जो अवशेष है इसको अपने खेत के अंदर मिलाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है पोषक तत्व होते हैं जो जमीन को भी जरूरत है, जो पौधों को जरूरत होती है। तो और आप जो एक योगदान है, एक जो मुहिम है जो एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर विभाग ने जो छेड़ी हुई है उसमें आप उसका सहभागी बने और पर्यावरण को बचाएं। जो भी इसके जो प्रदूषण के जो इल इफेक्ट होते हैं हमारे पशुओं पे, हमारे बच्चों पे, हमारी सेहत के ऊपर, उसको ना होने दें। और इसके साथ साथ जो पराली से जो हमें जो पराली से हम पैसा भी कमाएं, गांठे बना के उसको बेच के। तो मेरी तो सभी किसान भाइयों से ये अपील है कि आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं और हम मिलजुल के इस पर्यावरण को जो अच्छा है उसको बनाने में हम सहयोग से मिलकर सहयोग। जींद के उपायुक्त इमरान रजा ने निर्वाणा की अनाज मंडी में धान की खरीद को लेकर अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को धान की खरीद व उठान को लेकर निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि कई राइस मिलर्स ने अपना पंजीकरण लेट करवाया, जिसकी वजह से धान की खरीद व उठान में परेशानी आ रही थी, लेकिन अब लगभग सभी का पंजीकरण हो चुका है और आगे से धान की खरीद प्रक्रिया में किसानों व आढ़तियों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये कुछ समस्या इसलिए भी हमारे सामने आ रही है क्योंकि ये जो खरीद का सीज़न है इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। जो राइस मिलर्स हैं हमारे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेट कराया और इसी के चलते जो है वो, क्योंकि आवक तो हमारे पास चालू हो गई थी, परचेज में डिले हुआ और इसलिए उठान में दिक्कत आ रही है। लेकिन अब लगभग पूरे ज़िले में लगभग सभी जो हमारे 31 राइस मिलर्स हैं, 3-4 को छोड़ के बाकी सभी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो परचेज भी स्मूथ हो गई है। लिफ्टिंग में थोड़ा सा भी समय है क्योंकि पिछले 10-15 दिन का बैकलॉग है, लेकिन मेरा मानना है कि ये 2-3 दिन के अंदर अंदर जो हमारे क्योंकि बैगिंग हो चुकी है, आप जैसे देख रहे हैं निर्वाणा में। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत आवेदकों के लिए पोर्टल खोले जाने के बाद से 1.5 लाख से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया। इंटर्नशिप के लिए 193 कंपनियों के अवसर प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 21 से 24 साल के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया करवाना है। सरकार का मकसद इन इंटर्नशिप के तहत भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करना है। सरकार की इस योजना के जरिए युवाओं को पेशेवरों के बीच 12 महीने कारोबारी माहौल में काम करने का अवसर मिलेगा। योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 में अपने बजट भाषण में की थी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा और पोर्टल से जुड़ी कंपनियों में काम करने का मौका भी, जिसके लिए कॉर्पोरेट मामलों में जो मंत्रालय होगा वो सहयोग करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन टिकाऊ और लचीले बिजली क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक चुनौती है। दिल्ली में आज केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विचार विमर्श सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपनी बढ़ती बिजली मांग को पूरा करते हुए 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को लगभग 1 लाख टन कम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय बिजली योजना को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि देश में बिजली वितरण के लिए भी एक राष्ट्रीय योजना बनाने पर कार्य किया जा रहा है।
देश संकल्प से सिद्धि तक के तहत 2077 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर सकता है। जो हमारी एनर्जी है उसका जो हमने टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट, ये हमारा टारगेट उस समय तक है। और इसमें कार्बन एमिशन ये भी एक बड़ा विषय है, उसको भी हमको सबको ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनानी होंगी। हमको 2030 तक अपना जो अनुमानित कार्बन एमिशन है उसको 1 अरब टन ये हमको कम करना है और 2070 तक हमको दुनिया में नेट जीरो कार्बन एमिशन ये भी पहुंचना है। भले ही पीरियड बहुत है, टारगेट लंबा है, उस समय तक बहुत सी जो कठिनाइयां उसको हमको पार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारा संकल्प ये सब हमको इस दिशा में ले जाएगा। सीए का जो पावर जनरेशन के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो अभी जिसका लॉन्च किया गया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा में हिंसक अपराध नियंत्रण तथा हरियाणा पुलिस में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने विदेशों में भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंटों पर कार्रवाई करने तथा नशा मुक्ति को लेकर जिले में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश में हिंसक अपराध नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मियों का उच्च स्तरीय व गहन हथियार संचालन प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि उचित परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा हेतु उनका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने जिलों में तैनात अच्छे युवा पुलिस कर्मियों का इंटरव्यू करते हुए उनका चयन करें और अलग अलग बैच बनाकर शस्त्र चलाने का उन्नत प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अवैध इमिग्रेशन फ्रॉड के लिए निर्धारित फॉर्मेट में ही रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें, ताकि मॉनिटरिंग अच्छी हो और यदि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आरोपी एजेंट के खिलाफ निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई हो। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कपूर ने नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश में किए गए कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षकों से 31 दिसंबर तक अपने अपने जिले के गांव तथा वार्डों को नशा मुक्त बनाने के लिए स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करके इसे प्राप्त करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक नशा मुक्ति को लेकर थाना अनुसार टीम बना ले, टीम के सदस्य डोर टू डोर जाएं और नशे से ग्रस्त व्यक्ति का इलाज करवाना भी सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2024 कल से शुरू हो गया है। 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में फूड कोर्ट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें लखपति दीदियों ने करीब 25 राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लोगों को चखाया। इस फूड कोर्ट में खाने की 50 दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें राजस्थानी फूड में गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी से लेकर बंगाल की फिश करी, तेलंगाना का चिकन, बिहार की लिट्टी चोखा, पंजाब का सरसों का साग व मक्की की रोटी सहित पूरे भारत के पकवान मौजूद रहे। स्वयं सहायता समूह व लखपति दीदियों की तरक्की की कहानियां लोगों को प्रेरित कर रही हैं। मेले में हजारों की संख्या में लोगों का आगमन हुआ। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 250 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। आगजनी से सुरक्षा के लिए 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कई मोटरसाइकिल उपलब्ध रहेंगे। मेले में आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए गोल्फ गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। मेले में स्वास्थ्य सेवा हेतु मेडिकल हेल्प डेस्क एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी दर्शकों को आपातकाल में दी जाएगी। मेले में मदर डे केयर की इकाई भी उपलब्ध रहेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।